Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today we shall be starting with the one-shot revision series for your Class 12 Legal Studies CBSE Board 2026 examination. I did a one-shot revision series last year as well. पिछले साल भी मैंने एक one-shot revision series करी थी and it was very successful. It was very overwhelming. आपके सीनियर्स का और आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिला उस सीरीज को. दिस ईयर आई डिसाइडेड कि पिछले साल आई वॉज अ नोवाइस पर्सन, ठीक है, आई वॉज वेरी न्यू टू यूट्यूब, ठीक है, शायद इतना अच्छे से कैमरे के सामने बोलना नहीं आता था, शायद इतने अच्छे से पढ़ाना नहीं आता था. सो आई डिसाइडेड टू डू अ न्यू सीरीज फॉर योर CBSE बोर्ड 2026 एग्जाम एंड इन दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑल द एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड इन अ बेटर मैनर. पिछले साल ऐसा हुआ था कि कुछ टॉपिक्स रह गए थे, ज्यादातर टॉपिक्स तो कवर हो गए थे बट कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो रह गए थे, ठीक है. टुडे वी शैल बी डूइंग द यूनिट 1, जो पहली यूनिट आपकी जुडिशरी. इट इज अ मैराथन चैप्टर, वैसे तो काफी लेंथी चैप्टर है बट वी विल ट्राई टू डिकोड इट एज सून एज पॉसिबल. दीज लेक्चर्स और दिस सीरीज इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी. माय नेम इज सौरभ राज ब्यूवाल. आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग. सो स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर यूनिट, दैट इज द यूनिट 1 जुडिशरी. इसके बारे में हम बात करते हैं. तो कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इट इज अ वेरी लेंथी एंड अ मैराथन चैप्टर बट अ वेरी ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड चैप्टर एज वेल. मतलब इसके अंदर इतनी ज्यादा नॉलेज हमें दी हुई है कि अगर हमने ये चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लिया तो इंडियन जुडिशरी का जो मेजर स्ट्रक्चर है वो हमें मोर और लेस समझ में आ जाता है कि इंडिया के अंदर जुडिशियल सिस्टम किस तरीके से चलता है. तो वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे. देन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी की बात होगी. देन एडवर्सेरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो इंडिया के अंदर चलता है. ये दो तरीके के मॉडल्स होते हैं, एक तो एडवर्सेरियल मॉडल होता है, एक इंक्विजिटोरियल मॉडल होता है. ये सेकंड यूनिट के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस है. एडवर्सेरियल मॉडल हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे और अगले लेक्चर के अंदर जो एडीआर वाला लेक्चर होगा सेकंड यूनिट का, उसके अंदर पूरे अच्छे तरीके से मैं आपको इन दोनों मॉडल्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है. उसके बाद में लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया, जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल आ जाते हैं. दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस. इनके कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हमें याद करने जरूरी है, दैट वी विल सी. उसके बाद में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द जजेस. उसके बाद में रोल एंड जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. उसके बाद में रोल ऑफ हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात आने लग जाती है. उसके बाद में कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे अपॉइंटमेंट होता है, हाई कोर्ट के अंदर कैसे अपॉइंटमेंट होता है और लोअर कोर्ट के अंदर कैसे अपॉइंटमेंट होता है. इन तीन टॉपिक्स के अंदर, इन दीज थ्री टॉपिक्स, द मेन थिंग दैट विल बी डिस्कस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. मतलब अगर आपको इन तीन तरीके की कोर्ट्स के अंदर जज बनना है तो एलिजिबिलिटी क्या होगी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स है जो इनको मैंडेट करते हैं, ठीक है. उसके बाद में जो रियल प्रैक्टिस है दैट इज द कलेजियम सिस्टम, दैट वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग. तो कलेजियम सिस्टम एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से बना हुआ सिस्टम है जो 3 जजेस केसेस के थ्रू आया था. 3 केसेस हुए थे, 1981, 1993 और उसके बाद में 1998. 1998 वाला जो थर्ड केस था उसके हिसाब से इंडिया में आज भी जजेस के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं. उसके बाद में कलेजियम सिस्टम फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, दैट वी विल डिस्कस इन सेपरेट स्लाइड्स. देन रिटायरमेंट ऑफ जजेस. रिटायरमेंट ऑफ जजेस के अंदर हाई कोर्ट की जो एज है दैट इज 62 और सुप्रीम कोर्ट की एज है वो 65 है. देन रिमूवल ऑफ जजेस. फिर उसके बाद में ट्राइब्यूनल्स, स्पेशल कोर्ट फॉर स्पेशल पर्पसेस, जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. फिर कुछ केसेस है जो आपकी किताब के अंदर दिए हुए हैं. तो इंदिरा गांधी नेहरू वर्सेस राज नारायण, मिनर्वा मिल्स, यूनियन ऑफ मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा सोनी केस, एसआर बोमाई केस और उसके अलावा भी बहुत सारे केसेस दिए हुए थे जो इसी चैप्टर के अंदर, इसी वीडियो के अंदर डिस्कस हो जाएगा. जैसे वो गैंगीज पॉल्यूशन केस है या फिर वाइक्यूलर पॉल्यूशन केस है. ये सारे के सारे केस हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे. सो दिस इज अबाउट द कंटेंट्स. इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट. अदरवाइज आई हैव अ बिग अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल एज वेल, दैट ऑल द नोट्स ऑफ क्लास 12 लीगल स्टडीज फॉर CBSE बोर्ड 2026 एग्जामिनेशन आर फ्री ऑफ कॉस्ट from our side, from the CLATMAX tutorials. They are free of cost. किस तरीके से एक्सेस करना है ये मैं आपको इस लेक्चर के अंदर ही बता दूंगा, ठीक है. Now moving forward with the first topic, that is the introduction. तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हमारा जो देश है उसके अंदर अगर गवर्नेंस की हम बात करें, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो दे आर
एक तरीके से बाइफरकेटेड सिस्टम, ठीक है। वी फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच डिस्ट्रीब्यूट्स और सेपरेट्स द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ठीक है। तो जो लॉ मेकिंग पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में सेपरेटेड है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वी फॉलो अ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। बट इफ वी टॉक अबाउट द जुडिशरी, जुडिशरी इंडिया के अंदर एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी कंप्राइजिंग ऑफ कोर्ट्स टू एडमिनिस्टर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। तो वैसे तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग होती है, लेकिन अगर जुडिशरी की बात करें तो देखो हाई कोर्ट्स है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो वी फॉलो अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी। द सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन दिल्ली इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। एपेक्स कोर्ट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री। तो सुप्रीम कोर्ट की इमेज यहाँ पे लगी हुई है, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री। उसके बाद में 25 हाई कोर्ट्स है इंडिया के अंदर स्टेट लेवल के ऊपर। तो ऐसा जरूरी नहीं है हर स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट हो। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सर्व्स एज द हाई कोर्ट फॉर पंजाब, हरियाणा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है कि कुछ हाई कोर्ट को कुछ एक्स्ट्रा स्टेट के हाई कोर्ट का रोल भी मिला हुआ हो। तो कुल मिला के इंडिया के अंदर 25 हाई कोर्ट्स है स्टेट लेवल के ऊपर विच फंक्शन फॉर वन और मोर नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। वो या तो एक स्टेट के लिए फंक्शन करते हैं या एक से ज्यादा स्टेट के लिए भी ये फंक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में हाई कोर्ट्स आर फॉलोड बाय डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स व्हिच आर पॉपुलरली नोन एज लोअर कोर्ट्स इन इंडिया। तो हाई कोर्ट्स के नीचे हायरार्की के अंदर कौन आएगा? डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आएंगे जिनको लोअर कोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में इनको सप्लीमेंट करने के लिए हाई कोर्ट हो गए, लोअर कोर्ट हो गए या फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया, इनकी फंक्शनिंग को सप्लीमेंट करने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक कोर्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक मैटर्स के लिए स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं, जैसे लेबर डिस्प्यूट्स हो गए, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हो गए, टैक्स डिस्प्यूट्स हो गए, सर्विस डिस्प्यूट्स हो गए, इनके लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। ट्राइब्यूनल्स आर स्पेसिफिक कोर्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। इनिशियली इंट्रोडक्शन के अंदर क्या डिस्कस हुआ था कि वैसे गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो वी फॉलो फेडरल स्ट्रक्चर, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। बट इफ वी टॉक अबाउट जुडिशरी, इट इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट और द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री। उसके बाद में हाई कोर्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट की फोटो लगी हुई है, राजस्थान हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग की फोटो है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, मतलब ये लोअर कोर्ट आ जाते हैं और इनको बेसिकली हेल्प आउट करने के लिए ट्राइब्यूनल्स वगैरह बने हुए होते हैं। दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्स्ट टॉपिक और द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसे एस्टेब्लिश किया गया था 28 ऑफ जनवरी 1950 को। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, ठीक है। इट वाज इनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है उसके 2 दिन बाद में बनाई गई थी 28 जनवरी 1950 को। ये आपकी 11th की बुक के अंदर 26 जनवरी लिखा हुआ है और 12th की बुक के अंदर 28 जनवरी लिखा हुआ है। आई डोंट नो व्हाट इज द सीन विद द एनसीईआरटी, लेकिन अगर आप 12th के एग्जाम दे रहे हो, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो और एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ गया तो जनरली आपको यही आंसर करना पड़ेगा। इट रिप्लेस बोथ द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल व्हिच वर एट द एपेक्स ऑफ द इंडियन जुडिशरी ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। तो जब ब्रिटिश एरा चल रहा था उस टाइम पे इंडियन जुडिशरी के टॉप पे क्या हुआ करता था? एक तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया हुआ करता था और उसके अलावा जुडिशियल कमिटी और प्रिवी काउंसिल हुआ करता था। इसको रिप्लेस किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। एमसीक्यू के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से पहले इंडिया के अंदर एपेक्स कोर्ट क्या था। तो इसके आंसर 2 हो गए, एक तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया और दूसरा जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल। उसके बाद में the Constitution of India as it stood in 1950 envisaged the Supreme Court with a CJ and 7 judges। तो शुरुआत में कितने जज थे? 8, ठीक है। टोटल जजेस के नंबर था 8। उस टाइम पे 8 जजेस हुआ करते थे जब सुप्रीम कोर्ट बना था। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 नॉर्मल जजेस, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज भी लगी हुई है तो इससे आप थोड़ा बहुत डिपिक्ट कर सकते हो या फिर अंडरस्टैंड कर सकते हो कि टोटल 8 जजेस वर देयर इनिशियली। उसके बाद में द पार्लियामेंट वाज ग्रांटेड द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द कमिंग ईयर्स। अगर जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे
है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जजेस के नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा ना, तो वो पावर किसको ग्रांट करी गई? पार्लियामेंट को। इनिशियली कितने जज थे? 7 + 1 8, एक तो 7 नॉर्मल जजेस हो गए और 1 पर्सन इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आज की डेट में एट प्रेजेंट द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इज 34 इंक्लूडिंग द सीजेआई। तो 33 + 1, आज की डेट में क्या चल रहा है? 33 नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जजेस है और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। 34 जजेस आर देयर इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लास्ट बार ये नंबर कब बढ़ाया गया था? वो था 2019 के अंदर, 2019 के अंदर ये नंबर बढ़ाया गया था। पहले 30 जजेस हुआ करते थे जिनको 33 कर दिया गया था, सीजेआई तो होता ही है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर 2019 वी हैड 31 जजेस, 30 + 1। टुडे वी हैव 33 + 1, ठीक है। 33 तो नॉर्मल जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दैट्स द सिनेरियो। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2019 पास हुआ था, उससे 3 जज और बढ़ा दिए गए थे। तो टोटल आज के टाइम पे जज है वो है 34, और जब सुप्रीम कोर्ट इनिशियली बना था उस टाइम पे टोटल नंबर ऑफ जजेस का जो काउंट है दैट वाज 8, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नाउ डिस्कसिंग अ ब्रीफ रिगार्डिंग द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स क्या करते हैं और इनकी क्या पावर्स होती है और ये कब एस्टेब्लिश किए गए थे, ये थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। तो देखो, इंडिया कंसिस्ट ऑफ 25 हाई कोर्ट्स एट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल। तो इंडिया के अंदर टोटल कितने हाई कोर्ट्स है? 25 हाई कोर्ट्स है, और ये हाई कोर्ट्स एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश किए गए थे 1862 के अंदर, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर गिवन नहीं है, बट आप एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में इसको ध्यान में रख सकते हो। ईच हाई कोर्ट है ज्यूरिसडिक्शन ओवर अ स्टेट, ठीक है, या तो एक स्टेट के ऊपर, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें तो इट है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? पावर, ठीक है। कहां पे चलती है, कौन सी जगह इनकी पावर है। तो ज्यूरिसडिक्शन जो है राजस्थान हाई कोर्ट का सिर्फ एक स्टेट के ऊपर है, तो ईच हाई कोर्ट कैन हैव अ ज्यूरिसडिक्शन ओवर अ स्टेट, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है। अ यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली हाई कोर्ट, उसका सिर्फ दिल्ली वाली जो यूनियन टेरिटरी है, एनसीटी ऑफ दिल्ली है, उसके ऊपर ही ज्यूरिसडिक्शन है। उसके अलावा और अ ग्रुप ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इसका एग्जांपल क्या है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जिसका ज्यूरिसडिक्शन चलता है स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ हरियाणा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ठीक है। तो हाई कोर्ट जो है दे कैन हैव अ ज्यूरिसडिक्शन ओवर अ स्टेट और या फिर यूनियन टेरिटरी या फिर नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। इनके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया है। अब हाई कोर्ट के नीचे क्या होता है? देयर इज अ हायरार्की ऑफ लोअर कोर्ट्स फंक्शनिंग एज सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स एज वेल एज ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। तो देयर इज द हायरार्की ऑफ लोअर कोर्ट्स, मतलब बहुत सारे सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सीजेएम कोर्ट, एडीजे कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज वाला कोर्ट, ठीक है। लॉट मेनी थिंग्स आर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो हाई कोर्ट्स के नीचे हायरार्की ऑफ लोअर कोर्ट्स होता है, ठीक है, जो इनके नीचे फंक्शन करते हैं, और जनरली कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस वही होते हैं। सबसे पहले कोर्ट केसेस जो है वो उन कोर्ट के पास में आता है, फिर उसके बाद वो अपील के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर जाता है। सबसे पुराने हाई कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता और इलाहाबाद हाई कोर्ट, इनकी फोटोज भी यहाँ पे लगी हुई है। कोलकाता हाई कोर्ट की फोटो है, ठीक है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट की फोटो है, ये मद्रास हाई कोर्ट की फोटो है और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की फोटो है। दीज आर द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। और अगर सबसे नए हाई कोर्ट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट जो है वो न्यूएस्ट हाई कोर्ट्स है। ये एस्टेब्लिश किए गए थे 1 जनवरी 2019 को, ठीक है। सो दैट्स द सिनेरियो रिगार्डिंग द हाई कोर्ट। टोटल कितने हैं? 25। एक स्टेट के ऊपर भी ज्यूरिसडिक्शन हो सकता है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है पावर टू हियर अ केस, कि कहां के केसेस आपके पास आ सकते हैं। तो एक स्टेट वाली हाई कोर्ट का एग्जांपल है राजस्थान हाई कोर्ट। उसके बाद में एक हाई कोर्ट है दिल्ली हाई कोर्ट, जो सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी के ऊपर अपनी पावर रखता है, दैट इज द एनसीआर, जिसको हम कहते हैं एनसीआर रीजन, द नेशनल कैपिटल रीजन जिसको हम कहते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट इज द एग्जांपल ऑफ दिस। और या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, उसका एग्जांपल है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, दैट इज स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ हरियाणा एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग द हाई कोर्ट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब हाई कोर्ट के नीचे क्या चीज आती है? वो है डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो लोअर जुडिशरी इनको कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट फंक्शनिंग बिलो द हाई कोर्ट, ठीक है। ईच जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट इज हेडेड बाय अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। तो देखो, किसी भी स्टेट के अंदर जो जिले होते हैं उनको जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी बांटा जाता है। जैसे मैं राजस्थान का एग्जांपल आपको दूं तो जयपुर इज अ वेरी लार्ज सिटी, ठीक है। जयपुर इज नॉट अ वेरी लार्ज डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया, बट द सिटी इज वेरी लार्ज एज पर द राजस्थान स्टैंडर्ड्स।
तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जयपुर को दो जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट के रूप में बांट दिया जाए, एक तो है जयपुर रूरल, एक है जयपुर अर्बन। तो जयपुर अर्बन के लिए एक अलग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज वाला कोर्ट बनेगा और जयपुर रूरल के लिए एक अलग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज वाला कोर्ट बनेगा। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज होता है, ये सेम इंसान, ये एक पोस्ट का नाम है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। ये इंसान जब सिविल केस सुन रहा होता है तो इन्हें डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, एंड व्हेन दिस सेम पर्सन इज हियरिंग अ क्रिमिनल केस तो इनको सेशंस जज कहा जाता है। ठीक है, दिस सेम पर्सन, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, व्हेन ही इज हियरिंग अ सिविल केस देन ही इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट जज, एंड व्हेन ही इज हियरिंग टू अ क्रिमिनल केस देन ही इज नोन एज अ सेशंस जज। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर दिस जज इज डेजिग्नेटेड एज मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज एज वेल। ठीक है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सरसाइज अपीलेट पावर्स एंड सुपरवाइज ऑल लोअर सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स। तो देखो, जो एकदम लोअर कोर्ट होते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इनके जो कोर्ट होते हैं, इनके कोर्ट्स के अंदर केसेस अगर आए और उनकी जो अपील है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाती है। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े कोर्ट होते हैं ना, जहां पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज बैठता है, उनके पास अपील जाती है और फिर उसके बाद में अपील हाई कोर्ट जाती है। ठीक है, सो दैट्स आल्सो वन ऑफ द सिनेरियो। और ये लोअर कोर्ट्स जो होते हैं जिले के अंदर, जो तहसील लेवल पे या फिर उससे नीचे वाले लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं, उनको सुपरवाइज भी करते हैं और उनका डिसिप्लिन वगैरह मेंटेन रहे, ये भी चीज सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ही देखता है। सिविल कोर्ट्स इंक्लूड जूनियर सिविल जज, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, सीनियर सिविल जज। ठीक है, जबकि अगर हम क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करें तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, इस तरीके की कोर्ट्स होती है। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर एक टेबल बनी हुई है, वो आप देख लेना, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बस वो एक सजा देने की पावर वगैरह इस तरीके का सीआरपीसी टाइप का सिनेरियो है, बट आपसे इतना डीप में पूछा नहीं जाएगा। अगर आप इतना भी लिख के आ गए, ठीक है, ये जो चीज यहाँ पे मैंने हाईलाइट करी है, अगर आप इतना भी लिख के आ गए तो भी आपका काम हो जाएगा। So that's the scenario regarding the district and subordinate courts. Now I have a announcement for you all. ठीक है, तो announcement की मैं अगर बात करूं, that is all the notes that I am using in this particular series। ये जो नई सीरीज वाली नोट्स, नई सीरीज वाले वीडियोस है, इनके अंदर जितने भी नोट्स वगैरह मैं यूज कर रहा हूं, दे आर अवेलेबल फॉर फ्री फॉर यू ऑल। ठीक है, आप अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इन सबको फ्री में यूज कर सकते हो। सो वी आर बेसिकली लॉन्चिंग अवर एंड्रॉइड ऐप एंड iOS एप्लीकेशन एंड वेबसाइट एज वेल। तो क्लैटमैक्स ट्यूटोरियल्स के ऐप के ऊपर जाके आपको सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जाके, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके क्लैटमैक्स टाइप करना है, CLATMAXX। वहां पे आपको फ्री रिसोर्सेज या फ्री मटेरियल नाम का एक सेक्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर ये सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हैं। उसके अलावा दीज नोट्स आर आल्सो एक्सेसिबल ऑन आवर वेबसाइट। वेबसाइट का नाम है www.clatmax.com, CLATMAXX.com। ये वाली वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो। इस वेबसाइट के ऊपर आपको मतलब हम जो जो ऑफरिंग्स दे रहे हैं और उसके अलावा हमने जो भी वेंचर स्टार्ट किए, हमारे बारे में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा आई हैव वन मोर ऑफर, दैट इज we are giving 20 free test for CBSE board 2026 MCQ वाले जो टेस्ट है। ठीक है, जो MCQs आते हैं ना आपके पेपर के अंदर, वो सारे के सारे MCQ से रिलेटेड 20 टेस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं ऑन आवर वेबसाइट और एंड द ऐप। ठीक है, तो अगर आप ये ऐप के अंदर इनरोल कर रहे हो तो MCQs के लिए टोटल 20 टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे जस्ट आफ्टर लॉगिंग इन ऑन आवर ऐप और वेबसाइट। ठीक है, और अगर आपको कोई भी चीज के ऊपर डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस particular number. So this is the announcement from our side that all the notes and PDFs are free on our app and website. आप बस इसके ऊपर विजिट करो और आपको ये सारे नेक्स्ट टॉपिक तो देखो, इंडिया एज अ कॉमन लॉ ज्यूरिसडिक्शन। सेलिएंट फीचर्स के अंदर दो टॉपिक्स है, पहला है इंडिया एज अ कॉमन लॉ ज्यूरिसडिक्शन और दूसरा है एडवर्जेरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो हम अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कॉमन लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले ये ब्रिटिश सिस्टम है। ठीक है, हमने कॉमन लॉ सिस्टम को अडॉप्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है कि जो जजमेंट्स डिलीवर किए जाते हैं ना जजेस के द्वारा, ये जुडिशियल प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग लॉज बन जाते हैं। जैसे ट्रिपल तलाक आपने सुना होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक केस के अंदर ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट कर दिया था, क्रिमिनलाइज कर दिया था, तो वो आगे चल के लॉ बन गया। ठीक है, उसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही दिया हुआ है। ठीक है, राम मंदिर वाला जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट का ही दिया हुआ है। तो ये सारे के सारे जो जजमेंट्स हैं उनकी प्रेसिडेंशियल वैल्यू होती है। प्रेसिडेंशियल वैल्यू मतलब कोर्ट का पुराना जजमेंट, उसको देख के
नए जजमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। सारे हाई कोर्ट को उनको फॉलो करना पड़ता है और गवर्नमेंट्स को भी उनको फॉलो करना पड़ता है। इंडिया में पार्लियामेंट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के पास भी लॉ मेकिंग पावर है और इसे ही हम कॉमन लॉ सिस्टम कहते हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स इन फिलिंग अप द गैप्स इन लॉ। कई जगह ऐसे होता है कि लॉ साइलेंट होता है या फिर गैप होता है, जैसे आज की डेट में क्रिप्टो करेंसीज के जो ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर हमारे पास कोई खास लॉज नहीं बने हुए, ठीक है। मान लो कोई बहुत बड़ा स्कैम हो जाए क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, अब उसके ऊपर हमारे पास कोई लॉ तो है ही नहीं। अगर लॉ नहीं है तो मतलब जिसने स्कैम किया उसको सजा नहीं मिलेगी, लेकिन जुडिशियरी विल फिल दैट गैप इन द लॉ। जुडिशियरी कोई जजमेंट देगा, सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देगा, उसकी प्रेसिडेंशियल वैल्यू होती है। हो सकता है लोकसभा आगे चल के उसके ऊपर लॉ बना दे, बट फिलहाल जो गैप है लॉ के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट फिल करेगा। उसके बाद में अंडर कॉमन लॉ जुडिशियरी कैन मेक लॉज थ्रू जुडिशियल डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स, ठीक है। ये मैंने आपको समझाई दिया। जबकि एक सिविल लॉ कंट्रीज भी होती है, ये थोड़ी अलग है, ठीक है। कॉमन लॉ और सिविल लॉ अलग डिमार्केशन है, सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ वो अलग डिमार्केशन है, ठीक है। दोज आर ब्रांचेस ऑफ लॉ, दीज आर स्कूल्स ऑफ लॉ। तो इंडिया इज अ कॉमन लॉ कंट्री, जबकि सिविल लॉ कंट्रीज आर लाइक जर्मनी, रशिया। यहां पे क्या होता है कि सिर्फ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पास लॉ मेकिंग पावर्स होती है। कोर्ट के जो डिसीजंस है उनकी प्रेसिडेंशियल वैल्यू या फिर बाइंडिंग वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशियरी के अंदर सबसे पहले इंडिया इज अ कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन based on British principle and the judges have law making power over here. Now moving forward, India as a India following adversarial model of dispute resolution. So courts in India follow the adversarial system of adjudication rather than inquisitorial model followed in the civil law countries. तो इंडिया के अंदर कौन सा सिस्टम चलता है? एडवर्जेरियल सिस्टम चलता है। मतलब इसके अंदर जो सेंटर स्टेज है वो जज का ना होते हुए वकील का होता है, ठीक है। एडवोकेट हैज द सेंटर स्टेज इन द क्रिमिनल ट्रायल और अ सिविल ट्रायल और अ कॉन्स्टिट्यूशनल केस। यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और उसके अलावा सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह एक वकील कर रहा होता है। जज इज जस्ट एन इवेल्युएटर, वो बस एडजुडिकेट करता है, इवेल्युएट करता है, जिसकी साइड बेटर लगी उसके फेवर में जजमेंट दे देता है, ठीक है। जबकि इंक्विजिटोरियल मॉडल में क्या होता है? जज हैज अ सेंट्रल रोल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ भाई इंक्विजिटोरियल मॉडल द जजेस प्ले मोर प्रोएक्टिव रोल, जबकि एडवर्जेरियल मॉडल जो इंडिया में फॉलो होता है, यहां पे देखो इन एन एडवर्जेरियल मॉडल रोल ऑफ लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग द पार्टीज बिकम वाइटल वेयर दे प्रेजेंट देयर केसेस बिफोर न्यूट्रल जजेस, ठीक है। तो लॉयर्स का रोल यहाँ पे ज्यादा होता है। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशियरी हम कर चुके हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया। तो लीगल ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो देखो दे आर बेसिकली द प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो चीफ लीगल एडवाइजर है ही इज नॉन एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनके कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। उसके अलावा पावर्स क्या क्या है, उसके अलावा और कौन कौन से पर्क्स इनको मिलते हैं, और स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल होता है। तो देखो अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 76। तो अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, याद रख लेना आर्टिकल 76 है। ये लीगल एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इनको असिस्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स, ठीक है। दे आर बीइंग असिस्टेड बाय सॉलिसिटर जनरल्स एंड 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जबकि अटॉर्नी जनरल is a constitutional post under article 76 appointed by the president. उसके बाद में देखो the position of the solicitor general and these are not recognized in the constitution, ये मैंने आपको बता ही दिया। इंडिया के जो पहले अटॉर्नी जनरल थे ही was मिस्टर MC सेटलवाद, ठीक है। MC सेटलवाद नाम था इनका। और मैं एनएलयू में जब पढ़ता था, एनएलयू जोधपुर के अंदर, तो मेरा जो हॉस्टल था उसका नाम भी एमसीएस हॉस्टल था, MC सेतलवाद हॉस्टल। तो इनके नाम पे ही मेरे हॉस्टल का नाम था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनको अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 76 बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस प्रोवाइड करवाते हैं। ही कैन अटेंड पार्लियामेंट का सेशन एज वेल, ठीक है, लेकिन वोट नहीं कर सकते वहां पे। और उसके अलावा इनको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। और इंडिया के पहले जो अटॉर्नी जनरल थे ही वॉज मिस्टर MC सेतलवाद। उसके बाद में बात करते हैं एडवोकेट जनरल की। तो जैसे ये सेंट्रल लेवल पे है, वैसे ही स्टेट लेवल पे जो सीनियर लॉ ऑफिसर या चीफ लीगल एडवाइजर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, ही इज द एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 165 अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ठीक है। इनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है, जिस भी स्टेट के अंदर अपॉइंट करना है। उसके बाद में चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट परफॉर्म ड्यूटीज लाइक रिप्रेजेंटिंग द स्टेट बिफोर द कोर्ट्स। अगर सरकार के ऊपर कोई भी केस लग जाए तो ये सरकार को कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा इनको असिस्ट करने के लिए
एडिशनल एडवोकेट जनरल्स होते हैं, दे आर बीइंग असिस्टेड बाय हुम, एडिशनल एडवोकेट जनरल्स। अगेन एडिशनल एडवोकेट जनरल्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। तो यहाँ पे देखो आपको आर्टिकल कौन कौन से याद करने हैं। आर्टिकल 76 अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, एमसी सेतलवाद। उसके बाद में स्टेट लेवल पे आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इतना आपको याद रखना है। इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड with the next topic, that is independence of judiciary as a safeguard of the constitution। तो ये आर्टिकल 50 के अंदर लिखा हुआ। आर्टिकल 50 इज इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज डीपीएसपी, ठीक है। मेरे क्लैड वाले वीडियोस के अंदर डीपीएसपी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो पड़ा है, अगर आपको पढ़ना है तो आप वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज द रूल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बात करता है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो मॉन्टेस्क्यू का दिया हुआ प्रिंसिपल है उसके हिसाब से ये चलता है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों को अलग अलग काम करना है। उसके बाद में इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस एंड क्रिएटिंग फ्री एंड फेयर सोसाइटी। तो अगर जुडिशरी को फ्री रखा जाएगा, इंडिपेंडेंट रखा जाएगा, तो रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहेगा, ठीक है। मतलब सरकार हो या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो, सारे के सारे कानूनी प्रोसेस फॉलो करेंगे। उसके बाद में गुड गवर्नेंस इंश्योर रहती है, फ्री एंड फेयर सोसाइटी मेंटेन रहती है, ठीक है। अब रीजंस क्या है स्पेशल स्टेटस ग्रांट करने के, तो देयर आर 4 रीजंस। सबसे पहला काम क्या है, जुडिशरीज इंडिपेंडेंस इज लिंक्ड टू रोल एज द वॉच डॉग इन अ डेमोक्रेसी। तो जुडिशरी इज बेसिकली अ वॉच डॉग इन द डेमोक्रेसी। कोई भी विंग गवर्नमेंट की, अगर एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, ढंग से काम नहीं कर रही, तो जुडिशरी विल कम इन टू प्ले एंड दे विल मेक श्योर दैट दे वर्क प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद में इन ऑर्डर टू इंश्योर constitutionally guaranteed freedoms are interpreted as per the true constitutional philosophy, ठीक है। judiciary has been kept free from any external pressures। तो जो भी freedoms और जो भी rights हमें granted है वो एकदम constitution के makers के frame of mind के हिसाब से चले, true constitutional फिलोसॉफी के हिसाब से उनका इंटरप्रिटेशन हो, इसलिए जुडिशरी को फ्री रखा गया है। जुडिशरी एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल, दैट्स व्हाई दे शुड बी इंडिपेंडेंट। एंड फाइनली इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज वाइटल फॉर द रेस्पेक्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है कि सारे के सारे काम भारत के अंदर कानून के हिसाब से ही करने पड़ेंगे। जैसे मान लो सपोज दैट अ प्राइम मिनिस्टर इज देयर, ठीक है, ही हैज 400 सीट्स इन लोकसभा, 200 सीट्स इन राज्यसभा एंड हिज बेस्ट फ्रेंड इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके लिए कोई लॉ बनाना मुश्किल काम होगा? नहीं, आंसर है बिल्कुल नहीं होगा, आराम से बना सकते हैं। बट मैंने क्या बोला कि लॉ बनाना है, ऐसे नहीं आदेश देना है। बादशाह हिंदुस्तान नहीं हो, प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, पहले लोकसभा में बिल पेश करो, फिर राज्यसभा, फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट का साइन कराओ, तभी वो लॉ बन सकता है। और अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ तो जुडिशरी विल कम इनटू प्ले, ठीक है। आई गेस समझ में आ गया होगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आर्टिकल 50। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्रोविजन रिलेटिंग टू जजेस। तो देखो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की तो हमने बात कर ली। अब ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि भाई जज को इतनी पावर दे रखी है, लेकिन उसको फ्रीडम भी तो होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि भाई मेरे को बोला आपके पास ये पावर है, ये पावर है, आप ऐसे कर लो वैसे कर लो, मैंने कुछ भी किया, मेरे को मेरे एम्प्लॉयर ने जॉब से निकाल दिया, फिर मैं काम क्यों करूंगा भाई? ऑब्वियस ही बात है ना, मैं इंडिपेंडेंटली काम क्यों करूंगा? तो फ्रीडम्स के साथ साथ कुछ राइट्स भी होने चाहिए, तभी वो फ्रीडम्स अच्छे से एक्सरसाइज हो सकती है। तो यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फॉलोइंग लीगल प्रोविजंस मैंडेट जजेस इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। ये सारे के सारे लीगल प्रोविजंस है, वो इनकी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, रिटायरमेंट एज फिक्स है। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है 65 है, हाई कोर्ट के लिए 62 है। इनको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता इनके ऑफिस से। सिर्फ 2 ग्राउंड्स हैं, पहला है प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। पार्ट 2 जो आएगा इस लेक्चर का, उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंपीचमेंट का प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद में लीगल प्रोसेस इज केप्ट स्ट्रिंजेंट टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड टेन्योर ऑफ जजेस। तो जो इनको रिमूव करने का प्रोसेस है, इंपीचमेंट का जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो 2 तरीके से इन्वोक किया जा सकता है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और इतना डिफिकल्ट बना रखा है इस प्रोसेस को ताकि ये लोग आराम से अपना काम कर सके। उसके बाद में सैलरीज और अलाउंसेज है, ये फिक्स है और लेजिस्लेचर इसे कम नहीं कर सकता। ये अपनी सैलरीज है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डिराइव करते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से डिराइव करते हैं हाई कोर्ट जजेस। इनकी सैलरीज को फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा किसी भी सिचुएशन में कम नहीं किया जा सकता। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे देश में लगी नहीं है, तो इनकी सैलरीज जनरली कम नहीं करी जा सकती बाय लेजिस्लेचर और बाय एग्जीक्यूटिव एनी पर्सन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें ये इंश्योर करते हैं कि जो जुडिशरी है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह काम करे, ठीक है। जजेस को ये सारे के सारे राइट्स हमने दे रखे हैं। उसके बाद में अगला जो चीज है वो है जुडिशियल इम्यूनिटी। इसी का जो अगला टॉपिक है वो है जुडिशियल इम्यूनिटी। जुडिशियल इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो किसी जज ने कोई गलत जजमेंट दे दिया, सपोज दैट मैं डिस्ट्रिक्ट जज हूं, ठीक है। अब कोई क्रिमिनल केस आया तो सेशंस जज, ठीक है, वही इंसान सेशंस जज होता है, ठीक है। तो मैंने मर्डर
के चार्ज के ऊपर उसे फांसी की सजा दे दी, ठीक है। लेटर ऑन जब उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया तो पता चलता है कि भाई इस इंसान ने तो मर्डर किया ही नहीं था। अब मेरे को कोई भी सजा नहीं मिलेगी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, लेकिन मेरे ऊपर कोर्ट पे केस नहीं होगा कि इन्होंने गलत जजमेंट दिया था, ठीक है। तो जुडिशियल इम्यूनिटी क्या होता है? द जुडिशियल कंडक्ट ऑफ जजेस हैज बीइंग केप्ट इम्यून फ्रॉम एग्जामिनेशन बाय अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स, मतलब गवर्नमेंट हो या फिर और कोई कोर्ट हो, कुछ भी हो, जज के ऊपर इंक्वायरी नहीं हो सकती। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अलग चीज है, हो सकता है हाईकोर्ट मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठा दे, बट बाकी मेरे ऊपर कोई केस वगैरह इस मामले में नहीं हो सकता। दिस इज जुडिशियल इम्यूनिटी। कंडक्ट of judges of both Supreme Court and High Court cannot be discussed in the Parliament और State Legislature, ठीक है। कोई भी जज का दिया हुआ कोई भी डिसीजन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर डिस्कस नहीं हो सकता, सिवाय एक चीज के, वो है इम्पीचमेंट प्रोसीजर। इम्पीचमेंट प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? मोशन फॉर रिमूवल ऑफ अ जज, ठीक है। अगर कोई रिमूवल का मोशन चलता है ना तो डिस्कस हो सकता है इनका कंडक्ट, अदरवाइज इनका कंडक्ट डिस्कस नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन ऑथोराइज्ड टू हैव इट्स ओन एस्टेब्लिशमेंट एंड टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट। मतलब देखो, सुप्रीम कोर्ट का खुद का स्टाफ होगा, सुप्रीम कोर्ट अपना स्टाफ हायर कर सकता है, नए लोगों को रख सकता है, पूरा कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। और पैसा सरकार देगी। उसके बाद में इट इज फर्दर ऑथराइज्ड टू मेक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर स्टाफ ऑफ द कोर्ट, डिटरमाइन देयर सर्विस कंडीशन, ठीक है। तो सारे के सारे स्टाफ को सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से अपॉइंट कर सकता है। देयरफॉर वन कैन कंक्लूड दैट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली कन्फर्ड प्रोटेक्शन। आई गेस ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज रोल एंड द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जुरिसडिक्शन का मतलब होता है केस को सुनने की पावर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज एन एडजुडिकेटिंग एज वेल एज इंटरप्रेटिंग अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दो काम होते हैं। पहला है एडजुडिकेशन, मतलब किसी केस को सुनना और उसका डिसीजन देना, ठीक है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है अगर कोई भी लॉ वेग या एम्बिगुअस है, समझ में नहीं आ रहा, या फिर ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसॉफी के अंदर कोई कंफ्यूजन है, उसको इंटरप्रेट करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये सारे के सारे जुरिसडिक्शन इसके है। पहला है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? वो केस जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे और किसी कोर्ट की पावर नहीं है इन केसेस को सुनने की, ठीक है। तो ये होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट। मान लो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में केस हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। उसके अलावा मान लो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में कोई केस हो गया तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन आर्टिकल कौन सा? 131 याद कर लेना। उसके बाद में अपीलेट जुरिसडिक्शन। अपीलेट बोले तो अपील के रूप में केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ठीक है। सिविल केसेस के अंदर अपील जाती है 132 आर्टिकल के अंदर, क्रिमिनल केसेस के अंदर आर्टिकल इज 133, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के अंदर आर्टिकल इज 134 और स्पेशल लीव पिटीशन इसका आर्टिकल 136 है। स्पेशल लीव पिटीशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मेरे ऊपर कोई हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, और मेरे को लगता है कि ये केस इंपॉर्टेंट है, मेरे को ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाना चाहिए, ठीक है। मैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 136 के अंडर एक एसएलपी लगाऊंगा। एसएलपी का मतलब क्या होता है? स्पेशल लीव पिटीशन। अब अगर एसएलपी एक्सेप्ट हो गई तो मेरा केस सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, अदरवाइज वो केस उस हाई कोर्ट में ही चलता रहेगा, ठीक है। देन वी हैव एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, मतलब अगर किसी मतलब भारत के राष्ट्रपति को अगर कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए सुप्रीम कोर्ट से तो दे कैन सीक द लीगल एडवाइस, इसको हम एडवाइजरी जुरिसडिक्शन कहते हैं। फिर आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दैट इज पीआईएल, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जस्टिस पीएन भगवती ने यह जजमेंट दिया था। तो इसमें क्या है कि अगर कोई इंसान पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कोई केस फाइल करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। पहला केस कौन सा था? हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और जजमेंट दिया था जस्टिस पीएन भगवती ने। ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हिसाब से। रिट जुरिसडिक्शन, रिट रेमेडीज जो है वो हम यूनिट 5A के अंदर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 5 रिट पिटीशन है आर्टिकल 32 के अंदर। अदरवाइज वो मेरा जो क्लैट वाला कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके लेक्चर 2 के अंदर डिटेल में डिस्कस की हुई है, ठीक है, सारी की सारी। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, पक्का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 रिट पिटीशन है, मैंडेमस, हैबेस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्शियरी। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो इन रिट पिटीशंस को यूज किया जा सकता है। एंड फाइनली प्रोविजन ऑफ लीगल एड, ठीक है। सो दीज आर द रोल्स एंड जुरिसडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और कुछ केस लॉज है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल 143 द प्रेसिडेंट मे सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट और पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया, कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आ गया, या फिर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की राय है वो भारत के राष्ट्रपति मांग सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम एडवाइजरी जुरिसडिक्शन कहते हैं। एक केस है केरला एजुकेशन बिल केस, 1958 का केस है। द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट दीज थिंग्स आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर, ठीक है।
तो 1958 में कोर्ट ने क्या बोला, ये बाइंडिंग नहीं है, मतलब मानो तो ठीक है, ना मानो तो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दिया, एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह, मानो तो अच्छी बात है, ना मानो तो अच्छी बात है। बट एक स्पेशल कोर्ट बिल 1979 का केस हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एडवाइजरी ओपिनियन कैरी स्ट्रॉन्ग परसुएसिव वैल्यू, मतलब मानना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हमारे पास आए हो, हमसे सलाह लिए, माननी पड़ेगी। तो आजकल राष्ट्रपति ने लगभग जाना ही बंद कर दिया है, ठीक है, कि भाई ये कोई जजमेंट दे देगी वो मानना पड़ेगा फालतू में, तो इससे अच्छा तो भाई खुद ही काम कर लो। तो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इस केस की वजह से काफी कम भी हो गया है। जुडिशियल एक्टिविज्म रेफर्स टू प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट राइट्स, एंश्योर सोशल जस्टिस, स्पेशली व्हेन अदर ऑर्गन्स फेल। तो कई बार क्या होता है कि मान लो लेजिस्लेचर अच्छे से काम नहीं कर रहा या फिर एग्जीक्यूटिव अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो जुडिशरी बीच में आके एक्शन ले सकती है, उसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट एडवाइजरी जुरिसडिक्शन एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। अब पीआईएल एंड लैंडमार्क केसेस, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और कुछ केसेस आपके बुक में दिए हुए वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पीआईएल अलाउज पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स टू अप्रोच कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स। तो देखो जनरली गाइस, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जिनके हो रहे होते हैं या फिर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होती है, उनको पता ही नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल किया जा सकता है, ठीक है। बट अगर मान लो कोई एडवोकेट है और वो ऐसे सोचता है कि भाई ये चीज गलत हो रही है इन लोगों के साथ, मैं पीआईएल लगा देता हूं, ठीक है, तो अब उस इंसान को क्या लेना देना। जैसे मान लो मैंने कोई ह्यूमन राइट वायलेशन देखा, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है बट किसी और के साथ तो हो रहा है, तो बीइंग एन एडवोकेट आई फाइल अ पीआईएल, दैट इज अलाउड। कोर्ट ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई आपको क्या मतलब है, आप क्यों आए हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में द फर्स्ट पीआईएल केस वाज हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1979 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द रिलीज ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स एंड रिकॉग्नाइज द राइट टू फ्री लीगल एड एंड स्पीडी ट्रायल। बिहार के अंदर प्रिजनर्स की हालत बहुत खराब थी, लोगों के ट्रायल्स नहीं होते थे, लंबे समय तक जेल में रखा जाता था बिना कोई ऑफेंस के। इसके ऊपर कोर्ट ने एक्शन लिया। पहली बार पीआईएल का केस जो हुआ था हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और जस्टिस पीएन भगवती ने यह जजमेंट दिया था, ठीक है। फिर गंगा पॉल्यूशन केस, सुप्रीम कोर्ट पास सेवरल ऑर्डर्स अगेंस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज एंड डायरेक्टेड सिटीज अलोंग गंगा टू सेट अप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज वर क्लोज और रिलोकेटेड, हेल्पिंग प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। ये तो आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई डोंट थिंक इसका ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद में वेहिकुलर पॉल्यूशन केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने लीड फ्री पेट्रोल और उसके बाद में कैटलिक कन्वर्टर्स और सीएनजी का यूज प्रमोट किया था थोड़ा बहुत, ठीक है। और ये इसकी प्रेसिडेंशियल वैल्यू है, और दिल्ली बिकम द फर्स्ट सिटी इन द वर्ल्ड जहां पे पूरा का पूरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या तो ईवी पे चलता है या सीएनजी पे चलता है। ये वेहिकुलर पॉल्यूशन केस है। फिर ओलियम गैस लीक केस, इसमें प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो टॉर्ट्स के अंदर भी आता है उसको इवॉल्व किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। होल्डिंग इंडस्ट्रीज स्ट्रिक्टली लायबल फॉर हैजार्डस एक्टिविटीज, ठीक है। दिस केस लेड टू इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल लॉज सच एज अमेंडमेंट्स टू द फैक्ट्रीज एक्ट एंड इनेक्टमेंट ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो रिगार्डिंग पीआईएल एंड लैंडमार्क केसेस। नाउ सुओ मोटो पावर्स, उसके अलावा लीगल एड एंड एमिकस क्यूरे। सुओ मोटो एक्शन का मतलब होता है खुद अपने आप किसी चीज का एक्शन ले लेना, ठीक है। जैसे मान लो कोर्ट को पता चला कहीं पे कोई गलत चीज चल रही है, अपने आप एक्शन ले लिया कोर्ट ने, ठीक है, बिना कोई कंप्लेन के, बिना कोई एफआईआर के। तो सुप्रीम कोर्ट कैन टेक सुओ मोटो एक्शन, मीनिंग इट कैन इनिशिएट केसेस ऑन इट्स ओन विदाउट अ पिटीशन बेस्ड ऑन मीडिया रिपोर्ट्स या फिर लेटर्स। ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक द कोर्ट टुक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस बोले तो किसी मामले के ऊपर ध्यान देना या एक्शन लेना, ठीक है, ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मिड डे मील टू चिल्ड्रन एंड इशू डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट्स। तो देखो कोविड के टाइम पे स्कूल्स वगैरह बंद थे, तो क्या होता था, सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील मिलता है ना, वो कैसे मिलेगा, बच्चे जा ही नहीं रहे स्कूलों में, लेकिन गवर्नमेंट्स को बोला कि भाई इनके घर पे राशन के पैकेट पहुंचाओ, ठीक है, ये कोर्ट ने बोला था। तो इट वाज अ सुओ मोटो केस, खुद लिया हुआ एक्शन था, ठीक है। कोर्ट ऑल्सो इंश्योर्स एक्सेस टू जस्टिस थ्रू फ्री लीगल एड फॉर वीकर सेक्शंस एंड अपॉइंट्स एमिकस क्यूरे। ये भी आपकी बुक के अंदर डिटेल में डिस्कस है, आई गेस लेक्चर 8 यूनिट 8 के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में एमिकस क्यूरे को भी अपॉइंट किया जाता है। एमिकस क्यूरे इज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, मतलब बेसिकली जो कोर्ट को हेल्प आउट करते हैं लोग, थोड़े बहुत डिटेल्स वगैरह देते हैं ना, ये सारी की सारी चीजें भी सुप्रीम कोर्ट करता है। अब रोल्स ऑफ हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो दी लोअर और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं ना, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे वाले कोर्ट होते हैं, ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, उसके बाद में हाई कोर्ट होते हैं। मतलब केस सबसे पहले इनके पास जाता है, फिर हाई कोर्ट के पास केस जाता है। इनके पास टेरिटोरियल और पेक्यूनरी लिमिट्स होती है, मतलब टेरिटरी डिसाइडेड है कि इस एरिया के केस इस कोर्ट के पास, उस एरिया के केस उस कोर्ट के पास। और पेक्यूनरी लिमिट मतलब पैसे वाली लिमिट, ठीक है, कि मान लो 20 करोड़ का केस है वो सीधा हाई कोर्ट जाएगा, 2-3 करोड़ तक
का केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, 20 लाख तक का केस है वो नीचे वाले कोर्ट में जा सकता है। इस तरीके की लिमिट्स भी होती है, ठीक है। स्मॉल सिमिलर हायरार्की एग्जिस्ट इन द क्रिमिनल कोर्ट्स वंस मैटर्स आर एडजुडिकेटेड बाय दीज कोर्ट्स। ये अपील के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के पास भी रिट ज्यूरिसडिक्शन है, सेम आर्टिकल चेंज होता है, आर्टिकल 226 वही मेरी कॉन्स्टिट्यूशन वाली प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर 2 के अंदर आप इन रिट रेमेडीज के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हम देखते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या कहता है, पहले तो आर्टिकल्स याद करो, ठीक है। आर्टिकल्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट है वो होता है आर्टिकल 124 के अंडर, और हाई कोर्ट का जो अपॉइंटमेंट है वो होता है आर्टिकल 217 के अंदर, ठीक है। अब आर्टिकल 124 क्या कहता है, एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द सीट्स। प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, फिर अपॉइंटमेंट करना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। फिलहाल जो चल रहा है वो एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का डिसीजन है, एक कॉलेजियम सिस्टम चलता है जो पार्ट 2 के स्टार्ट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ जज एट सुप्रीम कोर्ट आर, तो क्वालिफिकेशन क्या क्या है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। 5 साल किसी हाई कोर्ट के अंदर जज रह लिए, एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट के अंदर, या फिर 10 साल वकालत कर ली, या फिर प्रेसिडेंट के नजर में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो, मतलब कानून के बहुत अच्छे जानकार हो, ठीक है। उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट का जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो होता है आर्टिकल 217 के अंदर, ठीक है। हाई कोर्ट जज भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, गवर्नर नहीं अपॉइंट करता है। डिस्कशन किसके साथ करना है, सीजेआई के साथ, स्टेट के गवर्नर के साथ, और उसके अलावा चीफ जस्टिस के अलावा किसी और जज को अपॉइंट कर रहे हैं तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद में क्वालिफिकेशंस देख लो, हाई कोर्ट जजेस की एलिजिबिलिटी क्या है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 10 साल की जुडिशियल ऑफिस होल्ड करी हुई होनी चाहिए, कोई भी जुडिशियल सर्विस, ठीक है। उसके अलावा 10 साल की वकालत, इनमें से कोई 2 में से एक चीज होनी चाहिए, ठीक है, इनमें से कोई एक, और उसके अलावा इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है। तो दिस इज अबाउट द हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट, आर्टिकल इज 217, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद दीज पीपल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द अपॉइंटमेंट टू द लोअर कोर्ट्स, तो लोअर कोर्ट्स का जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करता है, ठीक है, विद कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, और आर्टिकल है 233, आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लोअर कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होता है बाय द गवर्नर, ठीक है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। यहाँ पे क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन एनी स्टेट शैल बी मेड बाय द गवर्नर कंसल्टिंग हाई कोर्ट, ठीक है। जो भी हाई कोर्ट है, जैसे राजस्थान में किसी डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करना है तो हाई कोर्ट से कंसल्ट करके गवर्नर अपॉइंटमेंट कर देगा। क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया तो है ही, उसके अलावा मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट, जैसे राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, और उसके अलावा एनी पर्सन हु हैज हैड मिनिमम ऑफ 7 years ऑफ प्रैक्टिस एज ए लॉयर, ठीक है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और 35 इज द मिनिमम एज लिमिट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज के लिए 35 एज लिमिट है, बाकी नॉर्मली तो आरजेएस वगैरह तो 23-24 साल की उम्र में भी लोग बन जाते हैं। सबके लिए एक और अनाउंसमेंट था that CLATMAX tutorials is starting with our own CLAT courses for CLAT 2027 as well as CLAT 2028। तो जो बच्चे अभी 11th के अंदर है या फिर 12th के अंदर आए हैं, और जो बच्चे 12th पास करके CLAT के लिए ड्रॉप लेना चाहते हैं, हमारे पास उन सबके लिए कोर्सेज अवेलेबल है। इनके फीचर्स मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। दे विल बी एक्सपर्ट क्यूरेटेड CLAT कोर्सेज, जिसके अंदर लीगल और जीके मैं पढ़ाऊंगा, उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट के सेपरेट मेंटर्स आपके पास होंगे। रोज ऑनलाइन क्लास होगी, संडे विल बी ऑफ, उसके अलावा रोज ऑनलाइन क्लासेस आपकी होगी। पर्सनलाइज मेंटोरशिप, तो इस साल मैंने ऑल इंडिया रैंक 40 जनरल कैटेगरी के अंदर और ऑल इंडिया रैंक 1 ओबीसी कैटेगरी के अंदर दिया, और उसके अलावा भी आई हैव मेंटोर्ड एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री। सो आई एम क्वाइट एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई विल बी लीडिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, और कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो प्रिंटेड फॉर्म में आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा, जैसे आपके मॉक टेस्ट हो गए, या फिर जो आपकी बेसिक बुक्स आती है या फिर वर्कशीट आती है, वो आपके घर पे प्रिंटेड फॉर्म के अंदर डिलीवर करी जाएगी। उसके अलावा अफोर्डेबल प्राइसिंग, ये मेरा एथिक्स के अंदर ही रहा है कि जितने प्राइस आपकी लग रही है आपको उतना ही चार्ज करना है, ठीक है। पैसा कमाना मेन गोल नहीं है, सबसे अच्छी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवाना और सबसे अच्छी रैंक्स बच्चों की निकाल पाना हमारा मेन गोल है। अगर आपको ये सारे के सारे कोर्सेज एक्सेस करने हैं, देन यू कैन ऑब्वियसली विजिट टू अवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन, दैट इज CLAT MAXX, ठीक है। आपको सिंपली ये टाइप करना है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, और आपको हमारा ऐप
कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। उसके अलावा यू कैन विजिट आवर वेबसाइट दैट इज www.clatmax.com। ये वेबसाइट एग्जैक्टली अगर आप विजिट करोगे तो भी आप हमारे इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, या फिर फ्री रिसोर्सेज वगैरह भी वहां पे काफी हो गए, जैसे क्लैट PYQ हो गए, मंथली जीके कंपेंडियम होगा वो भी फ्री में होगा वहां पे। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर। अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन और इंक्वायरी करनी है देन यू कैन ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, और उसके अलावा जो और कॉन्टैक्ट नंबर्स हो गए मैं आने वाले वीडियोस के अंदर बता दूंगा। सो दीज आर द अनाउंसमेंट फ्रॉम आवर साइड। द प्राइसेस विल बी वेरी अफोर्डेबल। यू विल गेट प्रिंटेड नोट्स एट योर डिलीवर्ड एट योर होम। यू विल गेट पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप, एक्सपर्ट क्यूरेटेड कोर्सेज, एंड आई विल मेक योर शेड्यूल एज वेल। ठीक है, कई बार ऐसे होता है कि कोचिंग्स ध्यान नहीं देती है बच्चों की शेड्यूलिंग के ऊपर, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आई विल मेक योर शेड्यूल्स एज वेल कि आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर आपके मॉक के अंदर मार्क्स वगैरह ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो यू विल गेट प्रॉपर अटेंशन फ्रॉम आवर साइड एंड आवर टीम। सो दैट इज अ अनाउंसमेंट फ्रॉम माई साइड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद आवर वीडियो विच वी That is regarding the current practice or the collegium system of appointment of judges. ठीक है, तो at present the appointment at the Supreme Court and the High Court follows a collegium model which is a judicial creation through case laws even though नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। ठीक है, तो फिलहाल हम एक कलेजियम मॉडल फॉलो करते हैं। मतलब देखो, प्लूरैलिटी ऑफ जजेस, जैसे सुप्रीम कोर्ट का अगर अपॉइंटमेंट होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल सिट विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस एंड देन डिस्कस, और उसके बाद में आगे का प्रोसीजर चलता है। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा हुआ है, ये जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू हमने डेवलप किया है। अब एक चीज देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स के बारे में। आर्टिकल 124 इतना ही कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट करना है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से डिस्कस करके अपॉइंटमेंट करना, बस इतना लिखा हुआ है। जो डिटेल्ड प्रोसीजर है वो हमने 3 जजेस केस के थ्रू बनाया था, जो हम अगली स्लाइड के अंदर बात करेंगे। अब यहां पे देखिए 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट अंडर MC सेटलवाद, इसके बारे में हमने पार्ट 1 के अंदर भी बात करी थी। MC सेटलवाद वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल इज बीइंग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के, इन्होंने 14th लॉ कमीशन की रिपोर्ट को हेड किया था। दिस रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट द जुडिशियल appointments were made on political, regional, communal or other grounds and suggested several changes। तो इस रिपोर्ट के अंदर MC सेटलवाद की कमेटी ने या फिर लॉ कमीशन ने ये बोला कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो या तो रीजनल बेसिस पे हो रहा है या पॉलिटिकल बेसिस पे हो रहा है या फिर अदर ग्राउंड्स, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी ऑफ जुडिशियरी के अंदर दिक्कत आ रही है। उसके बाद में लेटर A series of 3 judicial decisions, जिनको हम पॉपुलरली 3 जजेस केसेस भी कहते हैं, हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न कॉलेजियम सिस्टम, जो हम फिलहाल फॉलो करते हैं। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द 3 जजेस केसेस। तो 3 जजेस केसेस के अंदर देखो, जो पहला केस है वो हुआ था 1981 के अंदर, जिसको हम फर्स्ट जज केस भी कहते हैं। ठीक है, तो इट गेव प्राइमेसी टू द एग्जीक्यूटिव। तो इसमें प्राइमेसी किसको दे दी गई थी? एग्जीक्यूटिव को दे दी गई थी, और कहा गया था कि CJI के जो रिकमेंडेशन है that can be refused by the president for cogent reasons। cogent reasons का मतलब क्या? अगर कोई वैलिड रीजंस है तो CJI के रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिफ्यूज कर सकता है या उन्हें मानने के लिए मना कर सकता है। तो यहां पे देखिए पूरी की पूरी प्राइमेसी है या फिर पूरी की पूरी जो पावर है वो किसके पास आ गई? एग्जीक्यूटिव के पास आ गई। मतलब सारे अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। CJI के जो रिकमेंडेशन है उनको रिजेक्ट किया जा सकता है। दैट मीन्स अल्टीमेटली द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस के ऊपर ही काम करते हैं। उसके बाद में इट गेव वास्ट पावर टू द एग्जीक्यूटिव फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स। तो अगले 12 साल तक 1981 से लेकर 1993 तक पूरी की पूरी पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास थी। मतलब इनडायरेक्टली सारे के सारे अपॉइंटमेंट यूनियन गवर्नमेंट करती थी। उसके बाद में सेकंड जज केस हुआ 1993 के अंदर। दिस जजमेंट हेल्ड दैट CJI हैज द प्राइमेसी इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड दैट द अपॉइंटमेंट हैज टू बी इन कंफर्मिटी विद द फाइनल ओपिनियन ऑफ CJI। तो यहां पे देखो, जो सेकंड जजेस केस हुआ 1993 के अंदर, इट गेव all the powers of appointment of judges to the chief justice of India। अब एक मॉन्टेस्क्यू का डॉक्ट्रीन है, डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो कहता है कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर को सेपरेट रहना चाहिए। और उसके अलावा मॉन्टेस्क्यू ने एक और बात कही है कि पावर करप्ट्स अ पर्सन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर किसी एक इंसान को आपने बहुत ज्यादा पावर दे दी तो वो बहुत ज्यादा करप्ट हो सकता है। तो यहां पे देखिए पूरी की पूरी पावर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास चली गई, जो बिल्कुल सही नहीं था। अब यहां पे एक तीसरा डिसीजन आता है उसके 5 साल बाद 1998 के अंदर, दैट इज द थर्ड जजेस केस। और आज की डेट में भी जो 1998 में इस केस में डिसाइड हुआ था
वही यूज किया जाता है जो कॉलेजियम मॉडल इसके अंदर बताया गया था। तो यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट इन अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस emphasized upon the role of consultation and held that the process of appointment of judges to the Supreme Court and High Court is an integrated participatory consultative process। ये जो मैंने आपको इनसर्कल किया लाइन, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये एक इंटीग्रेटेड पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस है, ठीक है। मतलब इसके अंदर यूनियन लॉ मिनिस्टर का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, सीजेआई और सीजेआई के साथ सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है। बहुत सारे लोगों का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ये बोला गया 1998 के अंदर थर्ड जजेस केस में। द सीजेआई फर्म्स अप हिज ओपिनियन आफ्टर कंसल्टेशन विद प्लूरैलिटी ऑफ जजेस, मतलब मल्टीपल जजेस के साथ बात करके, डिस्कस करके सीजेआई अपना फाइनल ओपिनियन फाइनल करेगा, ठीक है। उसके बाद में हिज ओपिनियन इज फॉर्म्ड बाय बॉडी ऑफ सीनियर जजेस, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड जजेस केस। फर्स्ट जजेस केस के अंदर सारी पावर प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास सारी पावर है, मतलब अल्टीमेटली द यूनियन गवर्नमेंट विल अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सेकंड जजेस केस के अंदर सारी पावर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास चली गई। और थर्ड जजेस केस जो है वो 1998 के अंदर आया और इसके अंदर बोला गया कि इट इज अ इंटीग्रेटेड पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस। आई गेस समझ में आ गया होगा थ्री जजेस केसेस। इफ यू वांट टू स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द कॉलेजियम सिस्टम फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट का जो आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 124, ठीक है। बट एक्चुअल प्रोसीजर कौन सा फॉलो होता है वो हम इस स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखो, सीजेआई कंसल्ट्स 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सीजेआई विल consult with 4 senior most judges of the Supreme Court of India. The CJI will send his recommendation to the Union Law Minister. अब ये 5 लोग मिलके जो भी रिकमेंडेशन बनाएंगे वो किसको भेजा जाएगा, यूनियन लॉ मिनिस्टर को। फिलहाल इंडिया के लॉ मिनिस्टर है अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। उसके बाद में लॉ मिनिस्टर पुट्स अप द सेम टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर विल देन एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो देखो, कुल मिला क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल सिट विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस और मान लो 2 वैकेंसी है, तो इन्होंने 2 नाम डिसाइड किए। वो 2 नाम की एक चिट्ठी बना के या एक लेटर बना के भेज दिया जाएगा लॉ मिनिस्टर को। लॉ मिनिस्टर उस लेटर को भेज देगा प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर उस लेटर को प्रेसिडेंट को भेज देगा एंड प्रेसिडेंट विल मेक द फाइनल अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि अल्टीमेटली जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो ये लोग ही है, 4 सीनियर मोस्ट जजेस एंड द सीजेआई। ये जो डिसाइड करेंगे वही फाइनल होगा। लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ये तो बस देखो बीच के मोहरे है, इनका कोई खास रोल इसके अंदर नहीं है। उसके बाद में सीनियरिटी प्रिंसिपल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ सीजेआई। अब देखो, जजेस तो अपॉइंट हो गए लेकिन चीफ जस्टिस कौन बनेगा, तो इसके अंदर चलता है सीनियरिटी प्रिंसिपल। सीनियरिटी प्रिंसिपल का मतलब ये नहीं है कि जिसकी एज सबसे ज्यादा है वो सीजेआई बनेगा। जिस इंसान ने सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा समय तक काम किया हुआ होता है जजेस, ही विल बिकम द सीजेआई। ये एक अनसेड रूल है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही चलता है, ये कहीं रिटर्न नहीं है बट इट इज अनसेड रूल ताकि एक इंपार्शियलिटी मेंटेन रहे। तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज द सीजेआई। द प्रिंसिपल इज एन अनरिटन कन्वेंशन कॉल्ड सीनियरिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये अनरिटन है, मतलब ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका कोई मेंशन है ना किसी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के अंदर ये दिया हुआ है, बस ये एक रूल बना हुआ है और ये चला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में इट एम्स टू सेफगार्ड द जुडिशरीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ओके, सो दिस इज अबाउट द कॉलेजियम सिस्टम फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस। नाउ डिस्कसिंग द कॉलेजियम सिस्टम फॉर हाई कोर्ट जजेस। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो बहुत ईजी सा काम है। सीजेआई जो है वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ बैठेगा, डिसाइड करेगा, लॉ मिनिस्टर को लेटर भेज देगा, लॉ मिनिस्टर वो लेटर प्राइम मिनिस्टर को देगा, प्राइम मिनिस्टर विल सेंड दैट लेटर टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट विल मेक द अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट में तो इजी है, लेकिन हाई कोर्ट में जो स्टेप्स है वो थोड़े ज्यादा है। तो पहला स्टेप देखिए, अगर कोई हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कॉलेजियम कंप्राइजेस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। मान लो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर हमें अपॉइंटमेंट करना है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर मान लो 4 वैकेंसी है या 2 वैकेंसी है, ठीक है। 2 वैकेंसीज आर देयर इन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस है, ही विल सिट विथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एंड दे विल गिव नेम्स, ठीक है। अब ये 2 नाम डिसाइड नहीं करेंगे, थोड़े से ज्यादा नाम डिसाइड करेंगे क्योंकि यहां पे एक फिल्टर और लगेगा, ठीक है। एक फिल्टर और लगेगा, जो 4th वाला स्टेप है ना, यहां पे फिल्टर लगेगा। तो ये जनरली मल्टीपल नाम सजेस्ट करते हैं। तो क्या हुआ, 2 वैकेंसी है तो टोटल मान लो 4 नाम इन्होंने डिसाइड करके भेज दिए, ठीक है। 1, 2, 3 और 4 कि सर आप इन 4 में से डिसाइड कर दो। अब चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कन्वेज हिज रिकमेंडेशन टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो ये लेटर किसको भेजेंगे, उस स्टेट के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को। उसके बाद में जो सीएम और गवर्नर है ये अपने व्यूज है वो किसको भेज देंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर को, ठीक है। तो 3 स्टेप तो ये हो गए। सबसे पहले चीफ
जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, इन्होंने नाम डिसाइड करे 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ बैठ के, ये थोड़े ज्यादा नाम डिसाइड कर लेते हैं, फिर वो लेटर भेज देते हैं सीएम और गवर्नर को, सीएम और गवर्नर मिलके वो लेटर भेज देते हैं यूनियन लॉ मिनिस्टर को। अब यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है वो इस मटेरियल को फॉरवर्ड करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। यूनियन लॉ मिनिस्टर विल फॉरवर्ड दिस लेटर टू द सीजेआई। अब सीजेआई क्या करेगा, ही विल सिट विथ 2 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पे सीनियर मोस्ट नहीं है, ठीक है। सीजेआई 2 सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज हो, सीनियर मोस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ही विल कंसल्ट विद अ कलेजियम ऑफ 2 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ये फाइनल नाम डिसाइड करेंगे। अब मान लो अपने पास ये 4 नाम आए थे, तो इनमें से नंबर 2 हमने काट दिया, नंबर 4 हमने काट दिया, नंबर 1 और नंबर 3 डिसाइड कर लिए, ठीक है। 2 वैकेंसी थी। अब सीजेआई सेंड इज रिकमेंडेशन टू द यूनियन लॉ मिनिस्टर। अब यूनियन लॉ मिनिस्टर इस लेटर को प्राइम मिनिस्टर को भेज देंगे एंड प्राइम मिनिस्टर विल एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे टोटल 7 स्टेप है। आई गेस समझ में आ गया होगा कलेजियम सिस्टम फॉर हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस 2 जजेस के साथ बैठेगा, जो सीनियर मोस्ट जजेस हो गए उस हाई कोर्ट के, ये 4-5 नाम डिसाइड कर लेंगे, थोड़े ज्यादा नाम डिसाइड कर लेंगे, सीएम को लेटर भेज देंगे, सीएम वो लेटर भेजेगा यूनियन लॉ मिनिस्टर को, यूनियन लॉ मिनिस्टर विल सेंड दैट लेटर टू सीजेआई, सीजेआई विल सिट विद 2 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और फाइनली वो जो लेटर है वो यूनियन लॉ मिनिस्टर को वापस जाएगा, जो भी नाम डिसाइड हो गए, देन ही विल पुट दिस लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर विल एडवाइज द प्रेसिडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट। आई गेस समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, थोड़ा बहुत मार्केटिंग कर लेते हैं यार, पढ़ा तो काफी लिया। तो बेसिकली आई एम डूइंग करंट अफेयर्स फॉर क्लैट, लीगल रीजनिंग फॉर क्लैट। मैंने लास्ट ईयर के लिए भी सीरीज बनाई थी, लीगल रीजनिंग के मेजर लॉज सारे कवर किए थे। करंट अफेयर्स के अंदर भी आई विल गिव 4-5 वीडियोस ईच एंड एवरी मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सारे के सारे नोट्स भी मेरे फ्री होते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, ठीक है। तो यू विल गेट ऑल द नोट्स, ऑल द टॉपिक्स एंड आई अश्योर यू मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स विच विल बी आस्क्ड इन द करंट अफेयर्स सेक्शन ऑफ द क्लैट एग्जामिनेशन शैल बी फ्रॉम माई नोट्स ओनली। उसके अलावा यू कैन सी दीज ग्लिम्सेस, आई मेड अ सीरीज फॉर लॉ ऑफ टॉट्स फॉर क्लैट, कंप्लीट सीरीज और कॉन्सेप्ट वीडियोज है, ज्यादा लेंथी वीडियोज नहीं है। 1.5x पे करके देखोगे, 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, देन लॉ ऑफ क्राइम एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भी सारे लेक्चर्स मैंने कवर किए थे, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू माई क्लैट वीडियोज एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू माई क्लैट वीडियोज एज वेल, ठीक है। आप लीगल स्टडीज में तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मेरे को देते हो, बट क्लैट के अंदर उस लेवल का रिस्पॉन्स आता नहीं है। लीगल स्टडीज डज नॉट हैव दैट मच फाइनेंशियल वायबिलिटी, ना तो ये सीयूईटी में आता है, ना क्लैट में आता है, ना और कहीं, ठीक है। तो इस वजह से फाइनेंशियल वायबिलिटी इसकी नहीं है, लेकिन क्लैट की फिर भी ज्यादा है। तो आई जस्ट want you to support me in my CLAT वाला initiative as well, ठीक है। Now we will be discussing appointment of the Chief Justice of the High Court। अब ये सर कैसे अपॉइंट होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैसे अपॉइंट होता है? तो सबसे पहले ये देखिए कि एक पॉलिसी है कि जिस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस चुना जा रहा है, चीफ जस्टिस उस पर्टिकुलर स्टेट का नहीं होगा, ठीक है। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट का अगर चीफ जस्टिस चुना जा रहा है तो ही वॉन्ट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ राजस्थान, वो किसी दूसरे हाई कोर्ट से एलिवेट होके या ट्रांसफर होके ही आएंगे, ठीक है। सेम स्टेट का इंसान अपने स्टेट के अंदर चीफ जस्टिस नहीं बन सकता हाई कोर्ट का। अब यहाँ पे देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड एज पर द पॉलिसी ऑफ हैविंग चीफ जस्टिस फ्रॉम आउटसाइड द रेस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है। सेम स्टेट के इंसान को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जा सकता। कलेजियम टेक्स कॉल ऑन द एलिवेशन, ठीक है। अब इस कलेजियम के अंदर कौन कौन होगा, तो यहां पे देखिए कि सीजेआई विल सिट विद टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ बैठेंगे, ठीक है, एंड दे विल डिसाइड द नेम्स। और उसके बाद में क्या होगा, प्रपोजल इज इनिशिएटेड बाय सीजे एंड कंसल्ट 2 सीनियर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये इनिशिएट कैसे होता है कि जो उस हाई कोर्ट का करंट चीफ जस्टिस है वो मतलब ये रिकमेंडेशन बनाता है, जो सीएम को भेजता है, सीएम लॉ मिनिस्टर को भेजता है, ठीक है। मेनली ये बता देते हैं कि सर हमारे लिस्ट में ये लोग हैं, ठीक है, इनको चीफ जस्टिस बनाना है, ठीक है। जैसे मान लो राजस्थान हाई कोर्ट के करंट चीफ जस्टिस ने 3-4-5 लोगों का नाम डिसाइड कर लिया कि ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ये जज साहब है, उसके अलावा यूपी हाई कोर्ट में ये जज साहब है, आसाम हाई कोर्ट के अंदर ये जज साहब है, इनमें से आप किसी को राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दो। अब वो जो चीज़ है वो ये भेजेंगे सीएम को, सीएम भेज देगा लॉ मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर भेजेगा सीजेआई को, सीजेआई बैठेगा 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ एंड फाइनली वही प्रोसेस चलेगा कि लॉ मिनिस्टर को रिकमेंडेशन भेज दिया, लॉ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया और प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को बोल के राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट करवा दिया। समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस इज द अपॉइंटमेंट ऑफ सीजे ऑफ द हाई कोर्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द रिटायरमेंट ऑफ जजेस। तो देखो, रिटायरमेंट की जो एज है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है 65 ईयर्स, ठीक है। रिटायरमेंट एज फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस 65 ईयर्स एंड फॉर हाई कोर्ट जजेस इट इज 62 ईयर्स, ठीक है।
और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है वो स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड करती है। हर स्टेट के अंदर ये अलग अलग होता है, कहीं 60 होता है, कहीं 62 होता है, जनरली यही रहता है। उसके बाद में वेंकट चलैया रिपोर्ट, एक वेंकट चलैया कमेटी बैठी थी 2002 के अंदर, रिकमेंडेड दैट द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट शुड बी 65 और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 68 होनी चाहिए। ये एक अमेंडमेंट बिल भी पेश किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बट दिस बिल वाज नॉट कन्वर्टेड इनटू अ अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये अमेंडमेंट एक्ट नहीं बना था बिकॉज ये पास नहीं हुआ था, तो दिस बिल लैप्स। ठीक है, और जो एज है रिटायरमेंट की वो सुप्रीम कोर्ट की 65 ही है और हाई कोर्ट की 62 है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ जजेस। उसके बाद में रिमूवल ऑफ जजेस की अगर हम बात करें तो देखो, रिमूवल ऑफ जजेस जो है वो होता है इंपीचमेंट प्रोसीजर के थ्रू। जजेस को रिमूव करने के प्रोसीजर को हम इंपीचमेंट कहते हैं। तो यहां पे देखिए, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एससी एंड एचसी जजेस इज नॉन एज इंपीचमेंट। ठीक है, इट इज सेम फॉर बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। आर्टिकल्स अलग अलग है लेकिन प्रोसीजर एग्जैक्ट सेम है। तो आर्टिकल्स देखो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल का आर्टिकल है 124 क्लॉज 4 और जो हाई कोर्ट के जजेस है उनके रिमूवल का आर्टिकल है आर्टिकल 218। जजेस कैन बी रिमूव्ड ऑन 2 ग्राउंड्स, पहला है इनकैपेसिटी और दूसरा है प्रूवन मिसबिहेवियर। सिर्फ 2 ही ग्राउंड्स है जिसके नाम पे किसी जज को रिमूव किया जा सकता है या इंपीच किया जा सकता है। पहला है इनकैपेसिटी, मतलब मेंटल स्टेट खराब हो गई या फिर हेल्थ इतनी खराब हो गई कि दे आर नॉट कैपेबल टू अटेंड द कोर्ट। और उसके अलावा प्रूवन मिसबिहेवियर, मतलब कोर्ट के अंदर कोई मिसबिहेवियर कर दिया, मतलब किसी को मार पीट दिया या गाली वाली दे दी या इस तरीके का काम कर दिया। इन 2 ग्राउंड्स पे ही रिमूवल का जो प्रोसेस है वो चालू किया जा सकता है, अदरवाइज करप्शन वगैरह तो इसके ग्राउंड ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज गाइडेड बाई आर्टिकल 124 क्लॉज 4 एंड जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। ठीक है, 124 क्लॉज 4 और जो डिटेल्ड प्रोविजन है वो कहां लिखे हुए हैं, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर ये लिखे हुए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इंपीचमेंट का प्रोसेस। तो मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो इंपीचमेंट का प्रोसेस है वो लगभग सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस आर्टिकल्स का फर्क है। हाई कोर्ट के लिए 218 और सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 क्लॉज 4। ठीक है, अब यहां पे देखिए, पहला स्टेप होता है नोशन बाई एमपीस। सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जज को रिमूव करने के लिए एक नोशन निकालेगा, मतलब साइन करके एक पिटीशन देंगे स्पीकर को या फिर राज्यसभा का चेयरमैन जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो यहां पे देखिए, रिमूवल प्रोसीडिंग स्टार्ट्स इन एनी ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अगर लोकसभा के अंदर आपको स्टार्ट करना है तो 100 मेंबर्स शुड बी देयर और राज्यसभा के अंदर स्टार्ट करना है तो 50 मेंबर्स शुड बी देयर। ठीक है, तो अगर आपको मान लो कि यू वांट टू रिमूव सम जज ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर राज्यसभा के अंदर आपको वो मोशन स्टार्ट करना है, 50 एमपी के साइन कराओ और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक ही बात है, उनको पकड़ा दो। और अगर लोकसभा में ये कर रहे हो तो ये काम कहां करोगे, ओम बिड़ला साहब जो है हमारे स्पीकर है लोकसभा के, उनको 100 एमपी का साइन करवा के पकड़ा दो। उसके बाद में स्टेप 2 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंक्वायरी कमेटी। अब एक चीज और देखना कि मान लो किसी ने साइन करवा के दे दिए, तो आज की डेट में देखो भाई, 100 लोकसभा एमपी के साइन करवाना या तो मोदी जी कर सकते हैं या अमित शाह कर सकते हैं या राहुल गांधी कर सकते हैं। इन 3 के अलावा तो भाई कोई नहीं कर सकता इंडिया के अंदर। ठीक है, फिलहाल तो यही सिनेरियो चल रहा है। तो मान लो कि राहुल गांधी जी ने 100 एमपीज के साइन करा के ओम बिड़ला साहब को एप्लीकेशन दे दी। अब ये ओम बिड़ला साहब का डिस्क्रेशन रहेगा, स्पीकर का डिस्क्रेशन रहेगा कि वो इसे एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर मान लो ओम बिड़ला साहब ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं मान रहे इसे, तो भाई डन एंड डस्टेड है। मान लो मोदी जी ने ये लेटर दे दिया और ओम बिड़ला साहब ने मना कर दिया, वैसे ये होगा नहीं। ठीक है, राहुल गांधी को तो शायद मना कर दिया, मोदी जी को तो शायद ही करेगा। आई एम नॉट इंक्लाइंड विद एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये मत सोचना कि भाई मैं मोदी भक्त हूँ या फिर कांग्रेसी हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, पॉलिटिक्स जो है, मतलब इंडिया में यार एक तो ये सिनेमा, बॉलीवुड और चुनाव चलते ही रहते हैं। एक चुनाव खत्म हुआ दूसरा चुनाव आ गया, एक चुनाव खत्म हुआ दूसरा आ गया। ठीक है, बॉलीवुड लगातार कोई ना कोई मूवी आती रहती है और क्रिकेट लगातार चलता ही रहता है। तो इन चीज़ों को कितना ही देखे यार इंसान। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट इंक्लाइंड विद एनीथिंग। मैं बस एग्जांपल देने के हिसाब से समझा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे बेसिकली मान लो मोदी जी ने किसी 100 लोकसभा मेंबर का साइन करवा के एक लेटर दिया ओम बिड़ला साहब को। ओम बिड़ला साहब या तो रिजेक्ट कर दे, जो शायद ही करेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। और वो अगर एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद में सेकंड जो स्टेप है वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंक्वायरी कमिटी। ठीक है, आफ्टर द मोशन इज एडमिटेड, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा और द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जिनको भी लेटर दिया गया है, ये एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई एज पर द आर्टिकल 3 क्लॉज 2 ऑफ द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। ठीक है, और जो कंप्लेन है उसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। अब इस इंक्वायरी कमेटी के अंदर कौन कौन होंगे ये आप देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट जज विल बी देयर, एक किसी प्रेजेंट हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और उसके अलावा एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट एज पर द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर और द चेयरमैन। तो जो भी इंक्वायरी बैठा रहा है उनके ओपिनियन में एक
डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, ठीक है, जैसे मान लो मेरा एक आनंद नाम का दोस्त है, ठीक है, ही इज वन ऑफ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आनंद को लॉ के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, और वो तो ऐसा इंसान है लॉ को मानता ही नहीं है, ठीक है। सपोज दैट आई एम द स्पीकर ऑफ लोकसभा और मेरे को ये कमेटी बैठानी है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक जज को बैठा दिया, एक कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और उसके अलावा मैं कहता हूं कि भाई आनंद मेरी नजरों में कानून का बहुत अच्छा जानकार है, तो अगर मैंने आनंद को भी अपॉइंट कर दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इट्स ऑल अप टू मी बिकॉज आई एम द स्पीकर एंड आई एम बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ द इंक्वायरी, ओके। सो दैट्स द सिनेरियो। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट बोले तो कानून का जानकार। अब कानून का जानकार कैसे भी हो, ये स्पीकर की नजर में है, स्पीकर मानते हैं तो हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द स्टेप 2। अब स्टेप 3 की बात करते हैं, सबमिशन ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट। तो वही मान लो अगर मैंने इंक्वायरी कमेटी बैठाई है तो सुप्रीम कोर्ट के जज, एक चीफ जस्टिस और मेरा जो दोस्त है आनंद, इन्होंने इंक्वायरी करी और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के बाद में ये मेरे सामने फॉर्मली उस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। और ये जो चीज है अगर इसके अंदर प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी फाइंड हो गई, ठीक है, तो मोशन ऑफ रिमूवल हैज टू बी पुट टू वोट बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। तो अगर ये चीजें प्रूव होती है, गिल्टी पाया जाता है उस जज को, तो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इसको पुट किया जाएगा। उसके बाद में देखिए, एज पर द आर्टिकल 124 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द मोशन इज रिक्वायर्ड टू बी अडॉप्टेड इन ईच हाउस बाई या तो पूरे हाउस की मेजोरिटी या फिर जितने लोग आए हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3, ठीक है। अब ये मोशन अगर अडॉप्ट हो गया एक हाउस में, तो इसको दूसरे हाउस में भेजा जाएगा। दूसरे हाउस में भी या तो टोटल मेंबरशिप के अंदर मेजोरिटी लाओ या जितने लोग आए उनका 2/3 करो, ठीक है, इनमें से कोई एक काम करना पड़ेगा। उसके बाद में स्टेप 4 होगा ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 124 क्लॉज 4 क्या कहता है, इफ द मोशन इज अडॉप्टेड इन बोथ द हाउसेस बाय द रिक्वायर्ड मेजोरिटी, जो स्पेशल मेजोरिटी है, देन इट इज बीइंग गिवन टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट पासिस द ऑर्डर ऑफ द फाइनल रिमूवल। और स्टेप 4 तक आते आते तो जजेस खुद ही रिजाइन कर देते हैं। आपके बुक के अंदर एक लिस्ट है किस किस के ऊपर ये मोशन चले हुए हैं, ठीक है, आप उसको देख लेना एक बार, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द impeachment procedure. Now moving forward with the next topic, that is tribunals. Tribunals का मतलब होता है specific court for specific purposes, ठीक है। इनकम टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट के लिए इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल बना दिया। NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, मतलब कंपनी लॉ के जो डिस्प्यूट है वो सारे NCLT के अंदर जाएंगे। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल मतलब इन्वायरमेंट लॉ से रिलेटेड केसेस, NGT दैट इज ग्रीन ट्राइब्यूनल, उनके पास जाएंगे, ठीक है। स्पेसिफिक कोर्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस। तो यहाँ पे देखिए, दे आर सेमी जुडिशियल बॉडीज इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। दे फंक्शन एज सेमी और क्वाजी जुडिशियल बॉडी एज दे कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और जजेस विदाउट अ लीगल बैकग्राउंड। तो इनके अंदर जजेस भी हो सकते हैं और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है जिनका कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है। दे शुड बी एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स वर नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इनको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। आर्टिकल्स जो है वो इसके आपको याद रखने जरूरी है। आर्टिकल 323A टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स व्हाइल 323B टॉक्स अबाउट अदर ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द ट्राइब्यूनल्स. So I guess we are done and dusted with tribunals. Now moving forward with the next topic, that is the कंटिन्यूड वर्जन ऑफ ट्राइब्यूनल्स की 323B आर्टिकल के अंडर कौन कौन से ट्राइब्यूनल्स एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं और कौन कौन इन्हें एस्टेब्लिश कर सकता है। तो अंडर आर्टिकल 323B द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स आर ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, फॉर adjudicating disputes which are related to the following matters, ठीक है। इन 8 तरीके की चीजों के लिए ट्राइब्यूनल्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट बनाए या फिर पार्लियामेंट बनाए। पार्लियामेंट बनाएगी तो नेशन वाइड होगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही होगा, ठीक है। अब मैटर्स कौन से हैं, पहला है टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स, लैंड रिफॉर्म लॉज, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, इलेक्शन के डिस्प्यूट्स हो गए, प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल गुड्स फूड स्टफ और रेंट एंड टेनेंसी इश्यूज, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर ट्राइब्यूनल्स वगैरह बनाए जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 323B। अब हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कि कोर्ट, सरकार मतलब लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव, इनके किसी भी डिसीजन को रिव्यू कर सकती है, ठीक है, उसके ऊपर एक स्टांस ले सकती है अगर कोई भी गलती दिखती है ना, बिकॉज जुडिशरी इज अ वॉच डॉग इन द डेमोक्रेसी, ठीक है। तो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अलाउ द जुडिशरी टू safeguard the checks and balances and to ensure that separation of power of other two branches of the government, कि बाकी 2 branches of the government ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही, उसको चेक करने में जुडिशरी को ये पावर मदद करती है, ठीक है। कोर्ट हैव द जुडिशियल रिव्यू पावर्स टू डिक्लेयर एनी लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट इज इनेक्टेड बाई ब्रीचिंग द डिमार्केशन सेट बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहां पे आप देखो आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। इस आर्टिकल को यूज करके और जुडिशियल रिव्यू के डॉक्ट्रिन को यूज करके जो
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वो कोई भी कानून अगर सरकार ने बनाया और वो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी या फंडामेंटल राइट की फिलोसॉफी के अगेंस्ट जा रहा है तो उसे नल एंड वॉइड कर सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट डेट्स बैक टू 1800 इन अ लैंडमार्क केस ऑफ मेडिसन वर्सेस मरबरी, जिसमें जस्टिस विलियम्स अप्लाइड दिस प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट टाइम, और लेटर ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रिंसिपल्स में से एक बन गया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द जुडिशियल रिव्यू। नाउ डिस्कसिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है, देखो पार्लियामेंट जो है इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, बट दिस अमेंडिंग पावर शुड नॉट बी अनलिमिटेड। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये कहता है कि आप कोई भी अमेंडमेंट करो, आपका जो मन में है वो अमेंडमेंट करो, बट इट शुड नॉट ब्रीच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यू कैन चेंज, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इट वाज लेड डाउन इन द जजमेंट ऑफ केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 का केस है ये। 13 जजेस की बेंच थी, ठीक है। टोटल 13 जजेस वाज देयर इन दिस पर्टिकुलर बेंच। तो दिस डॉक्ट्रिन इनवैलिडेट्स एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट डिस्ट्रॉयज और हार्म्स द बेसिक और असेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को अगर हार्म करेगा तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जा सकता है अंडर दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जुडिशरी इन ऑर्डर टू टाइड ओवर द स्पेट ऑफ अमेंडमेंट व्हिच वर इरोडिंग द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो इंदिरा गांधी जब पीएम हुआ करती थी ना इंडिया की, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट किए गए थे जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को हार्म कर रहे थे। तो इनको हमने हैम्पर करने के लिए या फिर ऐसे अमेंडमेंट्स को रोकने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद में द डॉक्ट्रिन कम्स इनटू प्ले व्हेन इट इज फेल्ट दैट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ट्रांसग्रेस द बाउंड्री डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस जो है वो क्रॉस करते हैं तो जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को यूज करके उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को या उस पर्टिकुलर लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देता है, ठीक है। नाउ द इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो इसमें दो केसेस है, ये डॉक्ट्रिन कैसे इवॉल्व हुआ, तो देखो 1951 में तो हुआ शंकरी प्रसाद केस, उसके बाद में गोलकनाथ केस हुआ 1967 के अंदर, और फाइनली केशवानंदा भारती केस जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया वो हुआ 1973 के अंदर, ठीक है। तो शंकरी प्रसाद केस के अंदर देखो द सुप्रीम कोर्ट कंटेंडेड दैट पार्लियामेंट्स पावर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूडेड द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स एज वेल, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि अनलिमिटेड अमेंडमेंट पावर है, आपको जो अमेंड करना करो आपकी मर्जी, ठीक है। गोलकनाथ केस 1967 के अंदर हुआ, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग, कोई भी चीज अमेंड कर सकती है, बट इट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती, और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, ठीक है। ये गोलकनाथ केस के अंदर कहा गया था। उसके बाद में आता है केशवानंदा भारती केस जो 1973 के अंदर हुआ। तो यहां पे देखो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को डिफाइन किया गया और ये बोला गया कि कोई भी कानून अगर या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या जीरो कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑल्दो नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स वाज बियॉन्ड द पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर। मतलब देखो अमेंडिंग पावर है, अनलिमिटेड है, कहीं पे भी अमेंडमेंट करो, बस बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी एब्रोगेटेड इवन बाई एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और एनीथिंग, ठीक है। वैसे तो कुछ भी अमेंड किया जा सकता है, जैसे आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, वो भी तो फंडामेंटल राइट के अंदर एक अमेंडमेंट ही है ना, एक नई चीज इंसर्ट करी गई है, बट उसका बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं डिस्ट्रॉय हो रहा। तो दैट मींस फंडामेंटल राइट अमेंड करो, डीपीएसपी अमेंड करो, कुछ भी अमेंड करो, बट बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं जाना है, ठीक है। जजमेंट इंप्लाइड दैट द पार्लियामेंट कैन ओनली अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन नॉट रीराइट और डिस्ट्रॉय इट, पावर इज टू अमेंड नॉट टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। दिस इज द बेसिस ऑफ इंडियन लॉ इन विच जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन एनी अमेंडमेंट पास बाय द पार्लियामेंट विच इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर देखो फेडरलिज्म आ जाता है और फंडामेंटल राइट्स भी कहीं ना कहीं उसके अंदर आ ही जाते हैं, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, ठीक है। और उसके अलावा सेक्युलरिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये सारी की सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर आती है। अब अगला जो केस है वो है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। ये 1975 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। इसमें एक नया आर्टिकल बनाया गया 329A क्लॉज 4। इसमें क्या बोला गया, इलेक्शन ऑफ पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा आर बियॉन्ड द जुडिशियल स्क्रूटनी। मतलब इन चारों इलेक्शन के ऊपर जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकती, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अब देखो देश कौन चलाता है, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर। राज्यसभा स्पीकर इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, फाइनल साइन होते हैं प्रेसिडेंट के, और प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इन चारों के इलेक्शन अगर
जुडिशरी के हाथ से बाहर चले गए तब तो भाई डेमोक्रेसी किस नाम की। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण में क्या कहा कि ये जो क्लॉज 4 है इस आर्टिकल का, इसको स्ट्रक डाउन किया कि ये भाई पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर के ऊपर है, एंड कोर्ट रूल्ड दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड जुडिशियल रिव्यू आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंदिरा गांधी नेहरू वर्सेस राजनारायण केस हो गया। अब अगला जो केस है वो है मिनर्वा मिल्स केस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को फर्दर स्ट्रेंथन किया गया और ये केस हुआ था 1980 के अंदर। ठीक है, तो यहां पे देखो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था ना 1976 के अंदर, इसके अंदर क्या हुआ था, पार्लियामेंट को अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर दे दी गई थी। लेकिन यहां पे कोर्ट ने क्या बोला कि जो सुप्रीम लॉ है इंडिया का वो कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट नहीं है। ठीक है, यहां पे ये बोला गया, इट रूल दैट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द नेम ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, इन दिस केस कोर्ट एडेड जुडिशियल रिव्यू एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज इन द लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट के बीच में जो बैलेंस है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर को एक्सपेंड किया गया। इट ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट लिमिटेड अमेंडिंग पावर इटसेल्फ इज ऑल्सो अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बोला कि अमेंडमेंट करने की जो पावर है वो लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड नहीं होगी, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का ही फीचर है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को काफी स्ट्रेंथन किया गया मिनर्वा मिल्स केस के अंदर। अब अगला केस आता है इंदिरा सोने केस। ये ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड केस है। ठीक है, तो इसमें बात करी गई आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के बारे में, विच प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ओबीसीज के लिए 27% जो रिजर्वेशन है उसको अपहोल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। क्रीमी लेयर मतलब जो ओबीसीज के मेंबर है जिनकी आज की डेट में 8 लाख से ज्यादा इनकम है साल की, वो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, उनको नॉन क्रीमी लेयर वाला जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलता है। ठीक है, कोर्ट ऑल्सो रूल दैट रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट परमिटेड, प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं होगा, और टोटल रिजर्वेशन जो है वो 50% ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में कोर्ट एडेड रूल ऑफ लॉ टू द लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फीचर्स रीइंफोर्सिंग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। तो जो रूल ऑफ लॉ है मतलब हर चीज हमारे देश में कानून के हिसाब से होगी, उसको भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया इसी केस के अंदर। ठीक है, अब जो लास्ट केस है दैट इज एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का ये केस है। तो इट एम टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, जो प्रेसिडेंट रूल्स लगता है ना स्टेट्स के अंदर, उसको लिमिट करने के लिए, स्टेट के अंदर जो इमरजेंसी लगती है उसको लिमिट करने के लिए इस केस का यूज किया गया। अब देखो यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो हुआ नहीं था, बट क्या होता था, यूनियन गवर्नमेंट प्रेसिडेंट्स रूल लगा देती थी कई स्टेट्स के अंदर, उसको रोकने के लिए अमेंडमेंट लाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोर्ट हेल्ड दैट फेडरलिज्म एंड सेक्युलरिज्म आर आल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन या प्रेसिडेंट का डिस्क्रेशन है स्टेट के अंदर इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगाने के अंदर, इट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, उसके बाद में कोर्ट फर्दर स्टेटेड दैट स्टेट गवर्नमेंट एक्ट्स अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज सेक्युलरिज्म, इट मे जस्टिफाई प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, आई गेस ये समझ में आ गया होगा। नाउ स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू कहां तक जाता है, तो देखो सबसे पहले तो ब्लू फॉन्ट में लिखा हुआ है, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को प्रिजर्व करने में मदद करता है। ठीक है, इट इज अवेलेबल टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन डिफरेंट स्टेट्स इन मैटर्स ऑफ बोथ लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकते हैं। असेंशियली द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन कोर्ट्स इन इंडिया हैज डेवलप्ड विद रिस्पेक्ट टू 3 इश्यूज। ठीक है, 3 इश्यूज के लिए जुडिशियल रिव्यू हमने डेवलप किया। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दूसरा है मैटर कंसर्निंग लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस बिटवीन सेंट्रल स्टेट, मतलब फेडरलिज्म को मेक श्योर करना, और उसके बाद में एग्जीक्यूटिव एक्शन के अंदर भी फेयरनेस को इंश्योर करना। ठीक है, नाउ टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई विल जस्ट रीड आउट। तो जुडिशरी इन इंडिया enjoys a very significant position since it has been made guardian and custodian of the constitution. These are one of the most powerful constitutional courts in the whole world, not even in country, in the whole world. ठीक है, उसके बाद में it is not only a watchdog against violation of fundamental rights but also insulates all person, Indians and aliens alike against discrimination, abuse of state power and arbitrariness. ठीक है, तो ये ना सिर्फ हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, बट हमें और आर्बिट्रेरी एक्शंस, मतलब मनमानी भरे एक्शंस सरकार के, एग्जीक्यूटिव के, लेजिस्लेटिव के, सबसे प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, दिस इज अबाउट पर्टिकुलर लेक्चर। आई नो कि एंड में थोड़ी बहुत एनर्जी डाउन हो गई थी, बट आई गेस आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर प्रॉपर्ली। सी यू विद द नेक्स्ट वन, दैट विल बी ADR in India. See you guys. Thanks a lot.